हेलो बेटा, कैसे हाल है आप सभी लोगों के। बेटा आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो जेई मेन का 2025 का जो जनवरी वाला अटेम्प्ट है उस अटेम्प्ट को दिमाग में रख करके बना रहे हैं। ठीक है, टॉपिक जो हम लेकर के चलेंगे वो है वन डायमेंशन मोशन। तो कहानी हम स्टार्ट करेंगे वन डायमेंशन मोशन से, और वीडियो में क्या क्या चीजें किस किस तरह से मिलने वाली है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 30% टाइम हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, 70% टाइम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्योंकि जिस टाइम में हम ये वीडियो बना रहे हैं ये मान करके चल रहे हैं कि जनवरी वाले अटेम्प्ट के लिए हमने सारी चीजों को पढ़ लिया है, क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। इट्स जस्ट लाइक द रिवीजन, ये रिवीजन की तरह लेकर के चलना है। ठीक है, तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम चीजों को लेकर के चलेंगे और थोड़ा सा फास्ट लेकर के चलेंगे, थोड़ा सा क्विक लेकर के चलेंगे, चीजों को थोड़ा सा जल्दी जल्दी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि ये सारी चीजें पढ़ी हुई तो हैं हमारी, बस इसके थ्रू एक बार सारी की सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी और एक बार हमें एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि जेई में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसमें हम कुछ पीवाईक्यूज को भी कवर करेंगे जिसमें क्वेश्चंस की वैरायटी सामने आ जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वन डायमेंशन मोशन से। वन डायमेंशन मोशन में बेसिक कहानी तो हमें मालूम ही है कि वन डायमेंशन मोशन क्या होता है। तीन तरह का मोशन हम लेकर के चलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट के बेसिस पर अगर बात करें तो तीन तरह का मोशन होता है, एक वन डायमेंशनल, एक टू डायमेंशनल और एक थ्री डायमेंशनल। वन डायमेंशन मोशन का मतलब होगा जिसमें केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होगा वो वन डायमेंशन मोशन है। ठीक है, टू डायमेंशन में दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं और थ्री डायमेंशनल की अगर हम बात करें तो तीन कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। सबसे पहली जो इसमें बात आती है वो आती है डिस्टेंस की। हमें सीक्वेंस तो मालूम है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है। बेसिक यही टॉपिक है। फटाफट से एक बार इनको देख लेते हैं कि किस में क्या क्या चीजें हैं। डिस्टेंस बेसिक डेफिनेशन हम जानती हैं कि कोई भी पार्टिकल इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए जो भी पाथ सेलेक्ट करता है उस एक्चुअल पाथ की जो लेंथ होती है उस लेंथ को ही हम डिस्टेंस कहते हैं। जैसे यहाँ फिगर में ड्रॉ किया है कि पार्टिकल ए पोजीशन से बी पोजीशन तक पहुंचा। अब अगर उसने ये वाला पाथ सेलेक्ट किया तो इस पाथ की जो लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस, और अगर उसने ये वाला पाथ सेलेक्ट किया तो इसकी जो लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस। तो जो भी पाथ सेलेक्ट किया है उसकी जो लेंथ होती है उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी है, एम केस में अगर बात करें तो मीटर इसकी यूनिट होती है। ठीक है, इसी का दूसरा डिस्प्लेसमेंट लेकर के चलते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही कैटेगरी की दो चीजें हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज अ पोजीशन वेक्टर, दिस इज द इंपॉर्टेंट टर्म, पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेक्टर ड्रॉ किया जाता है। जिस भी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमें पोजीशन चाहिए हम उस रेफरेंस पॉइंट से पार्टिकल की पोजीशन तक चले जाते हैं। वो जो वेक्टर बनकर के तैयार होता है उसको हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे। यहाँ पर भी एक फिगर बनाया हुआ है, ये पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। जनरली जो हम पोजीशन वेक्टर लेते हैं वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेते हैं, तो ये हमारा हो गया ओरिजिन। ठीक है, इनिशियल पोजीशन के लिए बात करेंगे तो ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर बना, फाइनल पोजीशन के लिए बात करेंगे फाइनल पोजीशन वेक्टर बना। ठीक है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक सीधे चले जाएंगे तो ये हमारा एक पोजीशन वेक्टर बना फाइनल पोजीशन का इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इनिशियल से सीधा फाइनल पोजीशन की तरफ चले जाओ, जो वेक्टर ड्रॉ करेंगे दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए तो मैं फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दूंगा, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी वेक्टर। इसको हमने इस तरह से बोला है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनमें इन दोनों का कुछ कंपैरिजन भी हुआ है। ठीक है, पहला पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस हो सकती है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब इनिशियल पोजीशन से सीधा फाइनल पोजीशन की तरफ जाएंगे, जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ आएगी दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। मिनिमम डिस्टेंस का नाम डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए हमने ये रिलेशन लिखा है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीजेस। एक पार्टिकल अगर मूव करेगा तो उसकी डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस इज द लेंथ। ठीक है, तो लेंथ कभी भी डिक्रीज तो होगी नहीं, इसलिए डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती विद द टाइम, व्हाइल डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज। डिस्प्लेसमेंट के डिक्रीज होने का मतलब क्या है, द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द इनिशियल पोजीशन। अगर हमारा पार्टिकल इनिशियल पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन द डिस्प्लेसमेंट मींस बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द इनिशियल पोजीशन। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव।
मतलब एक मूविंग पार्टिकल की अगर हम बात करेंगे तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, वही बात है, क्योंकि इस लेंथ है तो लेंथ कभी भी नेगेटिव में जाएगा नहीं, तो नेगेटिव भी नहीं हो सकता और जीरो भी नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट बेचारा एक ऐसी चीज है जो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब आप उसको जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट मींस दैट द बॉडी आफ्टर मोशन हैज कम बैक टू द इनिशियल पोजीशन, मतलब पार्टिकल घूम करके इनिशियल पोजीशन पर अगर आ गया तो हम कहेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। सो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो इफ द पार्टिकल इज मूविंग। डिस्प्लेसमेंट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और लेस देन द जीरो। क्लियर ये बात? सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बेसिक कहानी ये डिस्कस हुई। इसके बाद में हम बात करते हैं स्पीड के लिए। स्पीड और वेलोसिटी भी एक कैटेगरी की कहानी है। स्पीड की कहानी समझनी है तो डिस्टेंस पर बेस्ड है, वेलोसिटी की कहानी समझनी है तो डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड है। स्पीड के लिए अगर हम बात करें तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया उसको हम स्पीड कहते हैं। बिल्कुल सही बात। काम का फॉर्मूला ये है और इसके भी ये 2 स्पेशल केसेस हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चन हमें मिलता है। तो जो भी हमारा डिस्कशन होगा थ्योरी का वो भी कहीं ना कहीं हमारा क्वेश्चन ओरिएंटेड होगा, मतलब जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस तरह की चीज एग्जाम में पूछी जाती है उसी के बेस पर मैं थ्योरी को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो एवरेज स्पीड की अगर बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। किसी भी टाइम इंटरवल में अगर मुझे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, मुझे उस टाइम इंटरवल के लिए डिस्टेंस पता लग जाए, टाइम इंटरवल पता लग जाए, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दूंगा, एवरेज स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी। एवरेज स्पीड का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड। इसका मीनिंग भी समझ लेना, कई बार क्वेश्चन में ये मीनिंग काम आता है। कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये हुआ कि एक पार्टिकल वेरिएबल स्पीड से इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचा। अच्छा, मैं एवरेज स्पीड कैलकुलेट भी तभी करूंगा जब वेरिएबल स्पीड की बात आएगी। वेरिएबल स्पीड से एक पार्टिकल इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुंचा, उसमें मैंने उसका एवरेज स्पीड कैलकुलेट किया। वो एवरेज स्पीड एक्चुअल में इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि अगर हमारा पार्टिकल इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता तो भी उसको फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में उतना ही टाइम लगता जितना टाइम उसको वेरिएबल स्पीड से पहुंचने में लगा था। तो वो जो कांस्टेंट स्पीड है दैट इज एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड रिप्रेजेंट्स अ कांस्टेंट स्पीड, राइट। 2 केसेस है मेरे पास में, हाफ डिस्टेंस, ठीक है, सीधी बात है। अगर पार्टिकल की हाफ डिस्टेंस के लिए स्पीड v1 है और हाफ डिस्टेंस के लिए स्पीड v2 है, इसके लिए v1 है और इसके लिए v2 है। हाफ डिस्टेंस की अगर बात है, दिमाग में रखना है बेटा इस चीज को, हाफ डिस्टेंस के लिए अगर बात है तो एवरेज स्पीड विल बी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 इफ द पार्टिकल मूव्स फॉर द इक्वल टाइम। हाफ टाइम के लिए अगर बात होगी तो मैं एवरेज स्पीड को v1 प्लस v2 अपॉन 2 लिखूंगा। एक बार वापस से, ये इंपॉर्टेंट है, हाफ डिस्टेंस के लिए अगर बात हो तो एवरेज स्पीड यहां से कैलकुलेट करना, हाफ टाइम के लिए अगर बात हो तो एवरेज स्पीड यहां से कैलकुलेट करना। गॉट माय पॉइंट? यहां स्पीड वाली कहानी क्लियर हुई हमारी। स्पीड के बाद में नंबर आ जाता है वेलोसिटी का। वेलोसिटी की कहानी डिस्प्लेसमेंट से मिलेगी। 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम वेलोसिटी कहेंगे। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब पर सेकंड कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। इंस्टेंटेनियस की अगर बात करें, इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब होता है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। चाहे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ले, स्पीड ले, एक्सीलरेशन ले, किसी भी क्वांटिटी की अगर आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका मतलब हुआ एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वैल्यू होगी। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इट इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट दैट इज गिवन बाय dr अपॉन dt। पोजीशन वेक्टर का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है, सेट कर लेना इस बात को दिमाग में, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, फॉर एग्जांपल का t इक्वल्स टू 1 सेकंड, t इक्वल्स टू 4 सेकंड, t इक्वल्स टू 6 सेकंड, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ओनली। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, कोई भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें डिफरेंशिएशन करना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन होगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड की अगर बात करेंगे तो डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन होगा। ऐसे ही आगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसी को हम स्पीड कहते हैं। बिल्कुल बेसिक बात है, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। उसका जो मैग्नीट्यूड है उस मैग्नीट्यूड का नाम ही स्पीड है। आगे की बात करें, यहां पर भी कंपैरिजन है स्पीड और वेलोसिटी का। क्या कंपैरिजन है?
वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड स्केलर है, डायमेंशन यूनिट हम जानते ही है, बेसिक कहानी है। ड्यूरिंग मोशन वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, दैट इज द पॉइंट। इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, पॉइंट टू बी नोटेड सर, वी आर टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहती है तो यूनिफॉर्म मोशन है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि अच्छा स्पीड अगर कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन, गलत बात। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। स्पीड अगर कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म मोशन हो। यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही फिक्स रहने चाहिए, इट मींस वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। आगे बात लिख भी रखी है कि इफ v इक्वल्स टू कांस्टेंट द मोशन मे और मे नॉट बी यूनिफॉर्म, क्योंकि अभी हमने डायरेक्शन की बात नहीं की, हमने केवल स्पीड की बात की है, इसलिए यूनिफॉर्म है या नहीं है ये हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट तो स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया, स्पीड बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट हो गई। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, ये पॉइंट ये कहना चाहता है कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो स्पीड बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट होगा, बट स्पीड अगर कांस्टेंट है इट्स नॉट कंपलसरी कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ठीक है। तो यहां पर हमने यूनिफॉर्म मोशन की बात की, ध्यान रखना यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर v कांस्टेंट है मतलब स्पीड कांस्टेंट है तो जरूरी नहीं कि यूनिफॉर्म मोशन हो। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट होगी, बट अगर स्पीड कांस्टेंट है इट्स नॉट कंपलसरी दैट द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्लियर यहां तक की बात। चलो आगे कहानी देखते हैं, आगे एक्सीलरेशन की कहानी आ गई। स्पीड हुआ, वेलोसिटी हुआ, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन का ध्यान रखना, दैट एज दैट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट बात, यहां पर भी एक मिसकॉन्सेप्ट बन जाता है, वो मिसकॉन्सेप्ट नहीं बनना चाहिए दिमाग में। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अगर चाहिए तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में मिलेगा। किसी भी केस में चेंज इन द वेलोसिटी डेल्टा v वेक्टर इक्वल्स टू v2 वेक्टर माइनस v वेक्टर कैलकुलेट करूंगा। बेटा ये जिस डायरेक्शन में आएगा एक्सीलरेशन उस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। सो एक्सीलरेशन इज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द वेलोसिटी, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी जिधर मिले उधर एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। सर्कुलर मोशन में हमेशा सेंटर की तरफ हो गए। तीन केसेस लिखे हुए हैं, एक्सीलरेशन की तीन कहानियां लिखी हुई है, मैं शॉर्ट में डिस्कस कर लेता हूं। ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर, ए वेक्टर इज पैरेलल वी वेक्टर, ए वेक्टर एंटी पैरेलल वी वेक्टर एंड ए वेक्टर वी वेक्टर किसी एंगल पर। यहां अगर मैं देखूं तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, यहां अगर मैं देखूं तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, और यहां देखूं तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। तो यहां पर थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में कुछ है। बात यह है कि अगर एक्सीलरेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमेशा एक्सीलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आता है। आपको याद भी होगा कि उसमें एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगता है, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर एंड वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल। तो जब एक्सीलरेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो समझ लेना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर एक्सीलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, और अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पर होगा तो मुझे एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट मिलेंगे, अलोंग द वेलोसिटी एंड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ये जो कंपोनेंट होगा ये मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, ये जो कंपोनेंट होगा ये डायरेक्शन को चेंज करेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, 90 डिग्री पर होने का मतलब डायरेक्शन को चेंज करना है, 0 डिग्री या 180 डिग्री पर होने का मतलब मैग्नीट्यूड को चेंज करना है। ये बेसिक फंडा है। इफ एक्सीलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वो डायरेक्शन को चेंज करेगा, इफ एक्सीलरेशन इज अलोंग द और अपोजिट टू द वेलोसिटी तो वो मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, किसी पर्टिकुलर एंगल पर होगा तो दोनों को चेंज करेगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दिस इज एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये तीन पॉइंट यही कहते हैं। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट कहानी क्या है, एक्सीलरेशन की थोड़ी सी बात और है, वही इंस्टेंटेनियस वाली बात आ गई, एवरेज वाली बात आ गई। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन मुझे चाहिए, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दिया। इस डिफरेंशिएशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, dx अपॉन dx मल्टीप्लाई किया तो एक्सीलरेशन x की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, t की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो एक्सीलरेशन के दो टाइप है, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कौन सा यूज में लेना है। a इक्वल्स टू dv अपॉन dt भी है और a इक्वल्स टू v dv अपॉन dx भी है बेटा, ठीक है। सो t के रेस्पेक्ट में दिया हुआ तो यहां से डिफरेंशिएशन कर लेना, x की फॉर्म में दिया हुआ तो यहां से डिफरेंशिएशन कर लेना।
वीटी ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करूंगा तो एक्सीलरेशन आएगा, वो आगे ग्राफ में भी आ जाएगी बात। एवरेज एक्सीलरेशन चाहिए तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। ये एक्सीलरेशन की कहानी हो गई, ओके। यहां तक की कहानी क्लियर। एक बार फटाफट से स्लाइड में देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया था। डिस्टेंस की बात क्लियर हो गई। डिस्टेंस का मतलब हुआ पाथ की जो लेंथ होगी। फिर उसके बाद में हमने लिया था डिस्प्लेसमेंट में हमने ये कहा था कि पोजीशन वेक्टर और फाइनल विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल। फिर हमने इनको कंपेयर किया था, कुछ ये पॉइंट हमने डिस्कस किए थे कि डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होगा, वो डिक्रीज नहीं हो सकता। मूविंग पार्टिकल के लिए कभी भी उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, इक्वल्स टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो। एवरेज स्पीड के लिए अगर स्पीड की बात हुई, एवरेज स्पीड के लिए अगर बात करें तो हाफ ऑफ डिस्टेंस में ये लगाना है, हाफ ऑफ टाइम में हमें ये वाला एक्सप्रेशन लगाना है। वेलोसिटी की बात हुई, वेक्टर क्वांटिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए तो डिफरेंशिएशन कर देंगे। यहाँ पर हमने कंपैरिजन कर लिया था कि यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात होगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट चाहिए, बट स्पीड अगर कांस्टेंट है तो जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म मोशन होगा। एक्सेलरेशन की बात हुई, 90 डिग्री का एंगल, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज, अलोंग या अपोजिट इसका मतलब मैग्नीट्यूड चेंज, एक पर्टिकुलर एंगल इसका मतलब दोनों चेंज, ठीक है। फिर हमने एक्सेलरेशन की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एवरेज एक्सेलरेशन की बात की। ये थ्योरी का बेसिक पार्ट अपना कवर हुआ। इसके बाद में नंबर आ जाएगा क्वेश्चंस का, ठीक है। ये अब जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चंस है बेटा जो कहीं ना कहीं पिछले सालों में पूछे गए। कोई 2019 में पूछा गया है, 20 में, 21 में। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन। A, B and C are constant when the particle attains zero acceleration, then the velocity will be. एक्सीलरेशन जब जीरो है, पता नहीं कौन से टाइम पर है, मुझे उस टाइम पर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। x की वैल्यू मुझे दी हुई है, x इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर माइनस CT क्यूब। कैसे करूंगा? पहले मुझे उस टाइम का पता लगाना जिस पर एक्सीलरेशन जीरो, फिर मुझे उस टाइम पर वेलोसिटी चाहिए। किसी टाइम पर वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी का इक्वेशन टाइम की फॉर्म में होना चाहिए। कौन से टाइम पर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी ये पता लगाना है तो मुझे एक्सेलरेशन भी टाइम की फॉर्म में चाहिए। इसका मतलब पहले मैं डिफरेंशिएशन करके v का इक्वेशन बनाऊं, फिर डिफरेंशिएशन करके a का इक्वेशन बनाऊं। डिफरेंशिएशन किया तो v इक्वल्स टू dx अपॉन dt दैट इज a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर। एक और डिफरेंशिएशन करूंगा, यहाँ पर f इक्वल्स टू dv अपॉन dt। कंफ्यूज मत होना, मैंने एक्सेलरेशन को f से डिनोट किया क्योंकि यहाँ पर a कांस्टेंट के लिए लिया गया है। यहाँ भी a लिखता तो कंफ्यूजन हो जाता। डिफरेंशिएशन किया तो 2b माइनस 6ct दैट इज इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन जीरो कर रहा हूं तो 6ct इक्वल टू 2b, तो t इक्वल टू b अपॉन 3c। ये वो इंस्टेंट है जिस पर एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो मुझे इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी चाहिए। तो t की वैल्यू वेलोसिटी के इक्वेशन में पुट कर दूं, a प्लस 2b और ये आ गया है b अपॉन 3c और माइनस में 3c और ये आ गया b अपॉन 3c का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करूंगा तो a प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 3c माइनस 3c और b स्क्वायर अपॉन 3c का स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, 3c बच गया। 2b स्क्वायर अपॉन 3c माइनस b स्क्वायर अपॉन 3c, b स्क्वायर अपॉन 3c यहां से बचेगा तो ये आ जाएगा a प्लस b स्क्वायर अपॉन 3c दैट इज आवर आंसर। ये आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन जो कहता है ना वही काम करना है बेटा। क्वेश्चन की अप्रोच को समझ लो, क्वेश्चन में काम क्या करना है उसको समझ लो, कैलकुलेशन पार्ट तो आप संभाल लोगे, ठीक है। सो कैलकुलेशन पार्ट इज नॉट द पॉइंट ऑफ बॉदरेशन। सोचने वाला पॉइंट ये है कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन जैसे जैसे कहे वैसे वैसे काम करो। हमने अपनी तरफ से कोई दिमाग लगाया नहीं है। क्वेश्चन ने कहा व्हेन द अटेन्स द जीरो एक्सीलरेशन, उस टाइम पर वेलोसिटी चाहिए। हमने कहा जी जीरो एक्सीलरेशन का पता लगा लो कौन से टाइम पर है, उस टाइम पर वेलोसिटी निकाल लो। जैसे क्वेश्चन ने कहा वैसे हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब इसमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन अलग अलग टाइप के मिलेंगे और जनरली उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग विद द स्पीड v इक्वल्स टू b रूट x along positive x axis, calculate the speed of the particle at time t equals to tau। t equals to tau पर स्पीड कैलकुलेट करो, ये दिया हुआ है v equals to b रूट x, ठीक है। assume that the particle is at origin at t equals to 0। आप ये अज्यूम करके चलो कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की पोजीशन x इक्वल टू 0 है। बेटा ये क्वेश्चन है सामने, अब मुझे v दिया हुआ है x की फॉर्म में, बोला है t इक्वल टू 0 पर वो ओरिजिन पर है, तो t इक्वल टू 2 पर v की वैल्यू पता लगानी है। कैसे पता लगाएंगे? t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 है, राइट।
अब टाइम पर वेलोसिटी चाहिए, मेरे पास एक्स की फॉर्म में वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। एक काम हो सकता है इनडायरेक्टली, टी इक्वल टू टो पर एक्स का पता लग जाए और उस एक्स को अगर मैं यहां पुट कर दूं तो वी का पता लग जाए। प्रोसेस पर फोकस करो, मुझे इस टाइम पर वेलोसिटी चाहिए, तो मेरे पास में वी और टी का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट मैं इनडायरेक्ट काम तो कर सकता हूं। तो मैं टी को टो पर एक्स पता लगा लूं, मतलब पोजीशन का पता लगा लूं क्या है, फिर मैं उस पोजीशन की वैल्यू यहां पर पुट कर दूंगा तो मुझे वेलोसिटी पता लग जाएगी। इसका मतलब मुझे एक्स और टी का रिलेशन बनाना है, एक्स और टी का रिलेशन बनाना है, तो वी को मैंने लिखा dx अपॉन dt दैट इज इक्वल टू बी रूट एक्स। अच्छा एक बात और बोल रहा हूं, बीच में जो भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो जरूरी नहीं कि आप मेरे सॉल्यूशन का वेट करें। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप पॉज कर सकते हो, वीडियो को खुद ट्राई करके देख सकते हो, फिर उसके बाद प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन चेक कर लो, और अगर आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि आपका सॉल्यूशन सही है तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। dx अपॉन dt इक्वल टू बी रूट एक्स, तो यहां से dx एक्स वाली कहानी एक साइड ले ली, एक्स की पावर -1/2, ये b dt आ गया, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दो। t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0, t इक्वल टू टो पर x देख लेंगे कितना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 1/2 अपॉन में 1/2, ये लिमिट हो गई है 0 से x, इधर b आ गया, इधर आ गया t, लिमिट हो गई 0 से टो। अब यहां से x कैलकुलेट कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ t, ठीक है, मतलब टो की फॉर्म में आ जाएगा, तो मुझे टो पर x का पता लग जाएगा। आर यू श्योर? x का पता लग जाएगा और फिर मैं x की वैल्यू उठा करके यहां पुट कर दूंगा तो मुझे v का पता लग जाएगा, ठीक है। अब 70-80% काम हो गया है, 20% कैलकुलेशन वाला पार्ट है, यू कैन मैनेज इट, ठीक है। तो किसी भी टाइम पर x का पता लगा लो, टो पर ही पता लगाना था, हमने t की वैल्यू टो ही ले ली तो x आ जाएगा टो की फॉर्म में, उस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, v आ जाएगा हमारे पास में, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पूरा आंसर निकाल करके देख लेना, ठीक है। ये एक दो हमने एग्जांपल लिए, उसके बाद में कुछ थ्योरी का पार्ट और है, फिर उस पर बात करते हैं। ग्राफ का क्वेश्चन ऑलमोस्ट मान कर चलो कि कंफर्म है, ग्राफ का क्वेश्चन आता है। और ग्राफ की अगर बात करें तो काइनेमेटिक्स में ग्राफ से रिलेटेड बेसिक दो चीजें बेटा, स्लोप और एरिया, ठीक है। आपके माइंड में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कौन से ग्राफ के स्लोप से क्या क्वांटिटी कैलकुलेट होती है और कौन से ग्राफ के एरिया से कौन सी क्वांटिटी कैलकुलेट होती है, जैसे ये स्लोप और एरिया, ठीक है। अब यहां पर लिखा हुआ है कि v इक्वल टू ds अपॉन dt, ये जो डिफरेंशिएशन लिखा है ना, ये डिफरेंशिएशन स्लोप ही होता है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ लूंगा और उसका स्लोप कैलकुलेट करूंगा तो उसके स्लोप से वेलोसिटी कैलकुलेट होगी, ठीक है। मैं वैसे ही आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं, फिर आगे हम देख भी लेंगे। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप ले लेता हूं तो वेलोसिटी कैलकुलेट होती है, अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ले लेता हूं तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट होता है, अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लेता हूं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट होता है, अगर मैं 80 ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लेता हूं तो चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट होता है। ये 4 पॉइंट, ये 4 कंक्लूजन माइंड में क्लियर होने चाहिए। सो एक्स का अगर मैंने स्लोप ले लिया तो वी आ गया। चलो जी आगे बात करते हैं, एरिया की बात हो रही है यहां पर, ये देखो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, एरिया अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ with proper algebraic sign gives displacement while without sign gives distance, ठीक है। अब मैंने बात की थी वीटी ग्राफ का, अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैलकुलेट होगा। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट माइंड में क्लियर रखना कि ग्राफ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड में है। सो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो मुझे साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, ये माइनस लूंगा फिर प्लस करूंगा फिर माइनस लूंगा, दैट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बट अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो मुझे नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है, जितने भी एरिया सारे एरियाज कैलकुलेट करके सबका मैं टोटल कर दूंगा, दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस। यहां लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट अगर चाहिए तो देखो एरिया सेकंड, एरिया थर्ड, एरिया फर्स्ट, ये माइनस लगाया हुआ है। डिस्टेंस की बात करें तो सारे प्लस किए हुए हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक बात है, ये क्लियर होनी चाहिए। आगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अब इससे क्या कैलकुलेट हो रहा है वो बात हमने कर ली कि भाई वेलोसिटी कैलकुलेट होती है। अब इसमें कुछ पर्टिकुलर केसेस में ग्राफ बना रखे हैं, ठीक है। ये वो केसेस जनरली मेरे यूज में आ जाते हैं, आप इनको डायरेक्टली याद रख सकते हो, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिक्वायरमेंट जैसे क्वेश्चन में होगी उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। स्टेशनरी बॉडी के लिए अगर बात करें, स्टेशनरी बॉडी का तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, सो अंडरस्टूड है कि डिस्प्लेसमेंट उसका कांस्टेंट रहना है। फॉर अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी,
कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव करेगी तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और मैं कहता हूं कि वेलोसिटी कांस्टेंट चाहिए, इसका मतलब मुझे स्लोप कांस्टेंट चाहिए, और मुझे स्लोप कांस्टेंट चाहिए, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ है वो मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया। फॉर अ बॉडी विद एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब उसमें एक्सेलरेशन होना चाहिए। एक्सेलरेशन होने का मतलब है कि वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है कि स्लोप चेंज होना चाहिए, तो कर्व ग्राफ आएगा। अब इसमें जैसे मैं स्लोप की बात करूं तो यहां पर बात करूंगा तो ये स्लोप के लिए थीटा लूंगा, इस पॉइंट पर बात करूंगा ये टेंजेंट करूंगा ये थीटा लूंगा। तो अलग अलग पॉइंट पर थीटा की वैल्यू अलग अलग है, मतलब थीटा की वैल्यू कर्व ग्राफ के लिए थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है। थीटा के चेंज होने का मतलब टेन थीटा चेंज हुआ, और टेन थीटा चेंज होने का मतलब स्लोप चेंज हुआ, और यहाँ पर स्लोप चेंज होने का मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हुई, और वेलोसिटी के चेंज होने का मतलब है एक्सेलरेटेड मोशन है। ये फंडा है, ये कनेक्टिविटी है। तो ये पूरी चेन क्लियर होनी चाहिए, इससे ये मिला फिर इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब फिर ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, और इसका मतलब ये हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है स्लोप चेंज, स्लोप चेंज मतलब वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज मतलब एक्सेलरेशन। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। एक दो ग्राफ और है जो जनरली यूज में आते हैं। ग्राफ तो बहुत सारे बन सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम के लिए भी बात करें तो। डी एक्सेलरेटेड मोशन, अब डी एक्सेलरेटेड का मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब दैट इज डिक्रीजिंग द स्पीड, वो स्पीड को डिक्रीज कर रहा है। कैसे, यहां अगर बात करें तो देखो ये टेंजेंट हो गया ये थीटा है, ये टेंजेंट हो गया ये थीटा है, थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। थीटा की डिक्रीज होने का मतलब स्लोप डिक्रीज हो रहा है, स्लोप डिक्रीज मतलब वेलोसिटी डिक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज मतलब रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन वाला केस बनेगा तो कर्व ऐसे कुछ जाएगा, डी एक्सेलरेशन वाला केस बनेगा तो कुछ ऐसे जाएगा, राइट। फॉर अ बॉडी रिटर्न्स टुवर्ड द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस की तरफ अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, मतलब इनिशियल पोजीशन की तरफ अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ में डिक्रीज हो रहा है, और इस इंस्टेंट पर चेक करो द डिस्प्लेसमेंट बिकम जीरो, डिस्प्लेसमेंट बिकम जीरो, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, इसका मतलब बॉडी इनिशियल पोजीशन पर आ गई है। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ ग्राफ है जो हमारे यूज में आने। ऐसे ही कुछ ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के भी दिए हुए हैं। वेलोसिटी और टाइम की बात करें तो बस उसमें ध्यान रखना स्लोप का, एरिया का। फॉर अ बॉडी हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी और जीरो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ कैसा है, वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, मतलब टाइम एक्सिस के पैरेलल। व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो नहीं है इसका मतलब t इक्वल टू जीरो पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी है और कांस्टेंट रिटार्डेशन है। अब देखो रिटार्डेशन भी और कांस्टेंट भी है, सो रिटार्डेशन का मतलब वेलोसिटी को टाइम के साथ में डिक्रीज होना है, डिक्रीज तो हो रही है। नाउ द पॉइंट इज कि डिक्रीज तो सर कर्व फॉर्म में भी हो सकती थी, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में क्यों हुई है, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट रिटार्डेशन है, इसका मतलब मुझे स्लोप तो कांस्टेंट चाहिए। पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप होता तो मैं कहता कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप होगा इसका मतलब कांस्टेंट रिटार्डेशन है। तो नेगेटिव स्लोप लिया और कांस्टेंट लिया, इसका मतलब कांस्टेंट रिटार्डेशन का केस है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कांस्टेंट होगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया। चलो जी आगे कुछ बात करें, क्वेश्चन आ गया ग्राफ पर ही बेस्ड। अभी हमने ग्राफ की बात की, अब ग्राफ के कुछ क्वेश्चन संभाल लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं और कैसे कैसे डील करना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैज द शेप AMB, राइट, ये दिया हुआ है। व्हाट वुड बी द शेप ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का शेप क्या आएगा, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है तो वही बेसिक चीज VT ग्राफ है, एक्सीलरेशन चाहिए तो क्या पकड़ेंगे, स्लोप। अब यहां से यहां तक देखें तो स्लोप कांस्टेंट और नेगेटिव, इसका मतलब इतने टाइम इंटरवल के लिए अगर मैं बात करूंगा तो A की वैल्यू कांस्टेंट है और नेगेटिव है, मतलब रिटार्डेशन है। A की वैल्यू कांस्टेंट और नेगेटिव ये भी है और ये भी है, ये दोनों तो छोड़ दो। फिर यहां से यहां तक बात करें तो यहां भी स्लोप कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, डिफरेंस नजर आ रहा है, स्लोप तो दोनों जगह कांस्टेंट है बट यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप है, इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट है, पॉजिटिव और कांस्टेंट। बस बात यही खत्म हो जाती है, ग्राफ हमारा यहाँ तक है तो ये बात यहाँ खत्म हो जाएगी। ये एक्स्ट्रा ग्राफ दिया हुआ है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन हमारा सही है, पहले कांस्टेंट नेगेटिव फिर उसके बाद में कांस्टेंट पॉजिटिव, सिंपल। स्लोप वाली कहानी अगर क्लियर है मेरे को तो क्वेश्चन सोल्व हो रहा है ना बेटा। तो स्लोप और एरिया बस उसी पर बेस्ड सारा खेल है, वो खेल हमें क्लियर होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम।
एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड ऐसे फेंका और ऐसे जाकर के ऐसे आना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ये बहुत ही कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है कि कोई बॉडी अगर ग्रेविटी में वन डायमेंशनल मोशन ऐसे कर रही है तो यहां पर जी की वैल्यू कांस्टेंट है। जी की वैल्यू कांस्टेंट होने का मतलब है कि वीटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट आएगा। तो वीटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और कांस्टेंट स्लोप की एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन तो ये सारी है लेकिन एक कांस्टेंट स्लोप की स्ट्रेट लाइन बनेगी क्योंकि जी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन या रिटार्ड, यहां काम दोनों होंगे। जब बॉल ऊपर जाएगी तो ये रिटार्डेशन का काम करेगा, जब बॉल नीचे आएगी तो ये एक्सेलरेशन का काम करेगा, बट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, इसलिए मैं कहूंगा ए की वैल्यू कांस्टेंट है। तो ए की वैल्यू कांस्टेंट है तो वीटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ये वाला ऑप्शन आ गया। अब ये सब कुछ कंफ्यूज करने के लिए है, मुझे अगर फंडा क्लियर है कि यार वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाना है, एक्सेलरेशन की बात है, स्लोप से कैलकुलेट होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट चाहिए, तो बस एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो रहा है। इसलिए कह रहा हूं कि बेसिक फंडा क्लियर रखो, क्वेश्चन कोई लेंथी नहीं आता, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं आती, आपको कहानी अगर क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये भी ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ कैलकुलेशन पार्ट है, ठीक है। ऑप्शन देख करके पता लग रहा है कि इसमें कुछ कैलकुलेशन आएगी। VOT वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन इज शोन इन द फिगर। द पॉइंट S, ये जो पॉइंट S है इसके लिए टाइम की वैल्यू दी हुई है 4.33 सेकंड, ठीक है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकंड, 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है। डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो साहब ये एरिया ले लो ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट का, और ये सेकंड पार्ट का एरिया ले लो। फर्स्ट पार्ट का एरिया कैलकुलेट करूंगा तो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 पैरेलल साइड्स का टोटल, ऊपर वाली साइड A से B तक ये कितना है 2 से 3, ठीक है, 2 से 3 ये 1 हो गया, और प्लस में दूसरी वाली पैरेलल साइड यहां से लेकर के और S पॉइंट तक मतलब 4.333, ठीक है। ध्यान से देख लेना ए बी की वैल्यू मुझे 1 नजर आ रही है तो ये वाली साइड तो 1 हो गई और ये वाली साइड 4.33 हो गई, और इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 4, प्लस में अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं तो नीचे ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये हाइट कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है, और ये बेस कितना हो गया S से लेकर के D तक मतलब 6 - 4.333। इसको सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस आएगा और यहां माइनस लगा देंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। हमसे डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कहा है इसलिए हम प्लस लेकर के चलेंगे, सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन देख लेना, कहानी समझ में आ गई। VT ग्राफ है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना था, फिर वही एरिया और स्लोप वाली बात आ रही है, तो बस बेसिक क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है। चलो एक वैरायटी और दे रखी है ग्राफ की, द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ बाइसिकल इज शोन इन द फिगर। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रखा है V और X का ग्राफ, ओके। द एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ AX ग्राफ चाहिए, ठीक है, A और X का ग्राफ चाहिए। अब फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो, 200 से 400 तक अगर मैं देखूं तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 आना है, ठीक है। तो 200 से 4 तक एक्सेलरेशन 0 चाहिए, यहां पर भी 0 है, यहां 0 नहीं है, इस ऑप्शन को छोड़ दो, यहां 0 नहीं है छोड़ दो, यहां भी 0, ये हो सकता है और ये हो सकता है, 1 और 4 में से कोई होगा। अब इस वाले ग्राफ को देख लो, ये V और X का स्ट्रेट, अच्छा ये VT ग्राफ नहीं है, ध्यान रखना, आप देखते ही ये गड़बड़ कर सकते हैं कि यार VT ग्राफ है, स्लोप निकाल लो एक्सेलरेशन आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। ये V और X का ग्राफ है, V और X के ग्राफ में बात करें तो A = V dV/dx, यहां से बात बनती है। तो पहले V और X का रिलेशन बना लो, यहां से यहां तक बात करें तो V और X का ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है बेटा y = mx + c, ओके। तो y का मतलब हो गया है v, m का मतलब हो गया स्लोप, स्लोप अगर मैं ये कैलकुलेट करूंगा ये थीटा लेकर के तो ये परपेंडिकुलर आ गया और ये बेस आ गया, परपेंडिकुलर की बात करूंगा तो कितना आ गया 40, बेस की अगर बात करूंगा तो 200, तो 40/200 ये तो आ गया स्लोप, इनटू में x और प्लस में c आ जाएगा ये 10, सही बात है। तो v = x/5 + 10, ये v आ गया हमारे पास में, हमें a चाहिए तो a = v का मतलब हो गया x/5 + 10, ओके, और dv/dx,
अब इसमें अगर मैं dv अपॉन dx कर दूं ना बेटा, तो डिफरेंशिएशन 1/5 आ रहा है, तो यहाँ पर 1/5 और लगा दूंगा, बहुत बढ़िया। तो a इक्वल्स टू एक्स अपॉन 25 प्लस में 2। बेटा मेरे पास में ये फाइनल इक्वेशन आया a और x का। अच्छा क्वेश्चन है, a और x का इक्वेशन मेरे पास आ गया, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये रहा, ये आंसर आ गया। a और x का रिलेशन स्ट्रेट लाइन है, इसलिए कहानी क्लियर है। इक्वेशन ऑफ मोशन हम जानते हैं, तीन इक्वेशन हम जानते हैं, nth सेकंड के लिए इक्वेशन है। चलो जी, इसमें कोई खास बात नहीं है, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सीलरेटेड मोशन में a कांस्टेंट होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ मोशन हम सब जानते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं डायरेक्ट। A small toy starts moving from the position of rest under a constant acceleration. If it travels a distance of 10 meter in t second, the distance traveled by the toy in the next t second. नेक्स्ट टी सेकंड में कितना होगा, फर्स्ट टी सेकंड, नेक्स्ट टी सेकंड। सपोज a टू b, b टू c, a टू b इंटरवल है बेटा 10 सेकंड, b टू c भी इंटरवल 10 सेकंड। क्वेश्चन ये कह रहा है टी सेकंड, सॉरी ये टाइम लिया टी सेकंड, ये टाइम भी लिया टी सेकंड, डिस्टेंस 10 मीटर है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, यही बात है। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, स्टार्ट हुआ है रेस्ट से, सिंपल बात है। टी सेकंड में 10 मीटर कवर हुआ, अगले टी सेकंड में कितना कवर होगा ये मुझे कैलकुलेट करना है। मैं टी सेकंड का डिस्टेंस और 2t सेकंड का डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा, 2t में जो डिस्टेंस कवर होगा उसमें से 10 मीटर माइनस कर दूंगा, ये आंसर आ जाएगा। इक्वेशन लिया है मैंने s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पहले 10 t सेकंड के लिए अप्लाई कर रहा हूं, a टू b अप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो गया 10 इक्वल्स टू 0 प्लस 1/2 a t स्क्वायर, तो a t स्क्वायर की वैल्यू 20 आ गई है। अब बेटा यही इक्वेशन में पूरे इंटरवल 2t के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो गया s इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ a, टाइम हो गया है 2t और उसका स्क्वायर आ गया, तो ये 2at स्क्वायर आ गया s, ठीक है। at स्क्वायर की वैल्यू 20 है, तो 2at स्क्वायर की वैल्यू आ गई 40। इसका मतलब ये टोटल डिस्टेंस 40 है यार, कहानी आ गई समझ में। t सेकंड का दे रखा है, 2t का मैंने कैलकुलेट कर दिया, 40 मीटर है, उसमें से 10 मीटर ये चला गया, तो ये वाला डिस्टेंस 30 मीटर आ गया, काम हो गया अपना, सही है, वेरी गुड। कार एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा, कांस्टेंट रेट अल्फा से, ठीक है, फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डीएक्सेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट, इफ द टोटल टाइम elapsed is t सेकंड, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो पार्ट में मोशन हो रहा है, a टू b, b टू c, रेस्ट से मोशन स्टार्ट होकर के कम्स टू रेस्ट v इक्वल्स टू 0, कुछ टाइम के लिए एक्सेलरेशन है, ठीक है, और कुछ टाइम के लिए रिटार्डेशन है, टोटल टाइम t है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल टाइम t है, यहां वाला टाइम t1 ले लेते हैं, यहां वाला टाइम t2 ले लेते हैं, यहां से यहां तक अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लेता हूं, यहां की वेलोसिटी v ले लेता हूं, v इक्वल्स टू u प्लस at अप्लाई कर दूं, तो v इक्वल्स टू 0 प्लस अल्फा t1, यहां से t1 इक्वल्स टू v अपॉन अल्फा आया बेटा। इन द सेम वे यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो t2 इक्वल्स टू v अपॉन बीटा आएगा, फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करके, b से c तक अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो t2 ही आ जाएगा। टोटल टाइम की अगर मैं बात करूं तो t इक्वल्स टू t1 प्लस t2, तो t इक्वल्स टू v अपॉन अल्फा प्लस v अपॉन बीटा, ठीक है, यहां से v कैलकुलेट हो जाएगा अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये v मैक्सिमम भी आ गया, यहां पर ये जो वेलोसिटी है ये मैक्सिमम है नहीं, यहां से यहां तक वेलोसिटी इंक्रीज हुई, फिर वेलोसिटी डिक्रीज हुई, तो v मैक्सिमम आ गया, सही बात है। तो v मैक्सिमम हमारे पास में अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब मुझे टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो यहां से यहां तक एवरेज स्पीड निकाल लें। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि अगर a कांस्टेंट होता है और यहां इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, तो यहां से यहां तक हम एवरेज वेलोसिटी u प्लस v अपॉन 2 ले सकते हैं, ठीक है। इस चीज को अगर मैं यहां पर अप्लाई करूं तो यहां वेलोसिटी 0 है और यहां पर वेलोसिटी v है, ठीक है, तो यहां से यहां तक एवरेज वेलोसिटी कितनी ले सकता हूं, 0 प्लस v अपॉन 2,
और v की वैल्यू ये है, मतलब अल्फा बीटा टी अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा। बात क्लियर है बेटा? ऐसे ही यहां से यहां तक भी लिख सकता हूं। तो यहां जो एवरेज स्पीड आई वो एवरेज स्पीड यहां ही, इसका मतलब मैं यहां से यहां तक के लिए एवरेज स्पीड ये कह सकता हूं। और थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी कि एवरेज स्पीड का मतलब हुआ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है? तो कांस्टेंट स्पीड यहां से यहां तक के लिए इतनी ले सकते हैं। टाइम हमारा टी हो गया, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर देंगे तो टी स्क्वायर बन जाएगा, अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना इसको ध्यान से। फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई किया, T1 निकाला, यहां से यहां तक फिर फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई किया, T2 निकाला, दोनों का टोटल करके T के बराबर किया, V मैक्स आ गया, एवरेज स्पीड ली, कांस्टेंट स्पीड यहां से यहां तक की ये मिल गई। ठीक है, चलो जी आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एन इंजन ऑफ अ ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन passes a single signal post with velocity u and the last compartment with velocity v. Okay, the velocity with which middle point of the train passes the signal post. ठीक है, तीन पार्ट में बात कर लेते हैं। यहां पर ये सिग्नल पोस्ट लगा हुआ है, ठीक है, यहां ये ट्रेन का फ्रंट है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है passes the signal post with velocity v. अभी ट्रेन की वेलोसिटी v है, थोड़ी टाइम के बाद में कुछ ऐसी कहानी बनेगी, बीच वाला जो कंपार्टमेंट है वो इसके सामने होगा, तब उसकी स्पीड क्या होगी हमें कैलकुलेट करना है। और फिर कुछ टाइम के बाद में कहानी ये होगी कि लास्ट वाला जो कंपार्टमेंट है वो इसको क्रॉस कर रहा होगा और उसकी वेलोसिटी हमें v दी हुई है। द वेलोसिटी विद विच मिडिल पॉइंट ऑफ द ट्रेन पासेस द सिग्नल पोस्ट, ये वाली वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। ट्रेन की लेंथ को मैंने l ले लिया है, ठीक है। सो अगर मैं ये देखूं तो ये कितना हो गया l/2, ये भी l है, राइट। पोजीशन 1, पोजीशन 2 और पोजीशन 3, पोजीशन 1 और 3 की अगर हम बात करें तो इतने इंटरवल में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, जितनी इसकी लेंथ है उतना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, l के इक्वल इनिशियल वेलोसिटी u हो गई, फाइनल वेलोसिटी v हो गई। l डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन की स्पीड u से इंक्रीज होकर के v पर पहुंच गई। अगर मैंने थर्ड इक्वेशन अप्लाई किया v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2al, यहां से 2al की वैल्यू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर आ गई है बेटा। चलो ठीक है, अब अगर इसको मैं फर्स्ट से सेकंड तक के लिए अप्लाई करूं और यहां की वेलोसिटी को मैं ये v डैश मान लेता हूं, तो कितना डिस्टेंस कवर किया है l/2। इतने डिस्टेंस में ट्रेन की स्पीड u से v डैश पर पहुंच गई। ये इक्वेशन अगर अप्लाई करूं तो v डैश स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a l/2। सो v डैश स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस al का मतलब हो गया, यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, इसको मैं इसके अपॉन में ले गया, ये वैल्यू यहां पुट कर दी तो v डैश कैलकुलेट हो जाएगा u और v की फॉर्म में, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय 2 और उसका रूट आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्लियर? फर्स्ट से थर्ड, यहां से यहां तक के लिए थर्ड इक्वेशन अप्लाई करके ax या al की वैल्यू कैलकुलेट करो, फिर यहां से यहां तक थर्ड इक्वेशन अप्लाई करके वो वैल्यू उसमें पुट कर दो, तो हमारे पास में वेलोसिटी आ गई। ठीक है, चलो मोशन अंडर द ग्रेविटी, वही इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड है, बस एक ही जगह g आ जाएगा। ठीक है, nth सेकंड के लिए भी वही आ जाएगा। क्वेश्चन पे बात करते हैं डायरेक्ट, थ्योरी तो क्लियर है, क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर भी कहीं कोई डाउट हो ना बेटा किसी पॉइंट पर, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। ठीक है, कोई भी डाउट अगर लगे तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट, राइट। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड एट t इक्वल्स टू 0, at t इक्वल्स टू 2 सेकंड अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद द सेम वेलोसिटी, एट दिस टाइम सेकंड बॉल विल मीट द फर्स्ट बॉल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिगर ड्रॉ कर लिया करो, फिगर ड्रॉ करके क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये फर्स्ट बॉल है जिसको अभी मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड से इनिशियल स्पीड, राइट। ये गई और ये ऐसे आ रही है। क्वेश्चन ये कहता है कि इसके 2 सेकंड के बाद में सेकंड बॉल को प्रोजेक्ट किया है और फिर कहीं पर ये दोनों मिलेंगी, तो जब फर्स्ट बॉल नीचे आ रही होगी, यहां कहीं उसकी पोजीशन होगी फर्स्ट बॉल की, यहां से हमने सेकंड बॉल को प्रोजेक्ट किया है और फर्स्ट बॉल को t इक्वल टू 0 पर और इसको t इक्वल टू 2 सेकंड पर हमने प्रोजेक्ट किया है। मान लो इस पॉइंट पर दोनों की मुलाकात हो रही है ग्राउंड से h हाइट पर,
मुलाकात होगी तो दोनों की हाइट सेम ही तो होगी ग्राउंड से, किसी भी हाइट पर अगर दोनों की मुलाकात होगी तो दोनों की हाइट सेम ही तो होगी। अब सोचने वाला पॉइंट क्या है, दोनों के लिए इनिशियल वेलोसिटी सेम है, दोनों के लिए एक्सीलरेशन की वैल्यू जी के इक्वल है। मान लो टी टाइम पर मुलाकात हुई, वही हमें कैलकुलेट करना है। टी टाइम पर मुलाकात हुई तो फर्स्ट बॉल के लिए तो वो टाइम टी है, बट सेकंड बॉल के लिए अगर मैं बात करूं तो उसको तो फेंका ही 2 सेकंड के बाद था, तो सेकंड बॉल के लिए वो टाइम कितना हो गया, t-2। फॉर एग्जांपल फेंकने के 10 सेकंड के बाद में मुलाकात हुई और मैंने सेकंड बॉल को 2 सेकंड बाद फेंका था, तो सेकंड बॉल को फेंके हुए तो 8 सेकंड हुए ना। तो फर्स्ट बॉल के लिए मैं टाइम को t लूंगा और सेकंड बॉल के लिए अगर बात करूंगा तो टाइम को t-2 लूंगा और सेकंड इक्वेशन दोनों के लिए अप्लाई कर दूंगा। अब फर्स्ट के लिए अप्लाई करूंगा तो -h इक्वल्स टू 50t - 5t²। ठीक है, सेकंड के लिए -h 50t - 2 -5t - 2 का स्क्वायर, इन दोनों को इक्वल करना है बेटा। t का इक्वेशन बनेगा, सॉल्व कर लेना, क्वाड्रेटिक बनता है तो फैक्टर्स हो जाएंगे, फैक्टर्स नहीं हो तो धनाचार्य जी अप्लाई कर लेना और यहां से कैलकुलेट करके h की वैल्यू सॉरी t की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट h, 51 and t2 be the time required to complete first half and second half of the distance respectively. अच्छा, then choose the correct relation between t1 and t2. h हाइट से रिलीज किया, रिलीज करना या ड्रॉप करना, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। a to b, b to c, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस टोटल h माना तो ये h/2 हो गया और ये h/2 हो गया, 2h मान करके h और h कर सकते थे। फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस रेस्पेक्टिवली, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए टाइम t1 है, सेकंड हाफ डिस्टेंस के लिए टाइम t2 है, t1 और t2 का रिलेशन चाहिए। वेरी गुड। थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि t सेकंड में 10 मीटर कवर हुआ, फिर हमने 2t सेकंड ले लिया, उसमें डिस्टेंस कैलकुलेट करके 10 को माइनस कर दिया। कुछ ऐसा काम यहां करेंगे। t1 में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, h/2, हम t1 प्लस t2 में देख लेंगे कितना कवर हुआ, h। ठीक है, फिर t1 और t2 का रिलेशन आ जाएगा। कैसे, इक्वेशन लगाया मैंने, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², पहले h/2 के लिए। ठीक है, मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहा हूं, ये साइन कन्वेंशन वाली बात आपको क्लियर होगी, और अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं। आप चाहे जैसे भी ले लेना साइन कन्वेंशन। तो -h/2 इक्वल्स टू 0 माइनस का 5t1²। ठीक है, तो h इक्वल्स टू 10t1² आ गया। चलो जी, अब ये इक्वेशन पूरी जर्नी के लिए ए से सी तक, ए से सी तक बात करूं तो कितना आ गया, -h 0 माइनस का 5 t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, ये 5 है। ठीक है, तो यहां से h इक्वल्स टू 5t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। अब h इक्वल्स टू ये भी और h इक्वल्स टू ये भी है, दोनों को इक्वल कर दूं तो 10t1² इक्वल्स टू 5t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, 2t1² इक्वल्स टू t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। अगर मैं रूट ले लूंगा तो t1√2 इक्वल्स टू t1 प्लस t2 आ गया जी रिलेशन। और कोई एक दो स्टेप सॉल्व करने तो कर लेना, चेक कर लेना जो भी ऑप्शन हो। कहानी क्लियर हो गई। चलो जी, अ बॉल इज थ्रोन, ग्रेविटी का क्वेश्चन बहुत बनते हैं भाई, कंफर्म सही है कि ग्रेविटी का क्वेश्चन आएगा, इसलिए सारी वैरायटीज ले रहे हैं, और इसमें वैरायटीज भी बहुत सारी बनती हैं। ठीक है, इसलिए ग्रेविटी के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा लिए हैं। अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विद सर्टेन वेलोसिटी सो दैट इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट h, फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम्स इन व्हिच इट इज एट हाइट h/3 व्हाइल गोइंग अप एंड कमिंग डाउन रेस्पेक्टिवली। दो इंफॉर्मेशन है, वन बाय वन बात करेंगे। पहली इंफॉर्मेशन ये है कि इतनी वेलोसिटी से ऊपर फेंका कि वो मैक्सिमम हाइट h तक पहुंच जाए, तो ये h हाइट तक पहुंचे। सपोज u वेलोसिटी से फेंका, यहां पहुंचने का मतलब है v इक्वल्स टू 0। तो मैक्सिमम हाइट का तो फॉर्मूला होता ही है u²/2g, अपन थर्ड इक्वेशन से डिराइव करते ही है इसको। तो यहां से u की वैल्यू पता लग गई है 2gh√। इसका मतलब इतनी वेलोसिटी से फेंका बेटा उसको ऊपर। तो ये इंफॉर्मेशन हमें ये u को कैलकुलेट करने के लिए दी थी। अब क्वेश्चन ये कहता है कि साहब जाने के बाद में उसको वापस भी आना है। मैक्सिमम हाइट के अलावा और ग्राउंड पॉइंट के अलावा बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे, हर पॉइंट पर बॉल 2 बार होगी।
एक बार ऊपर जाते हुए, एक बार नीचे आते हुए। क्वेश्चन वही बात कह रहा है कि साहब ग्राउंड से h/3 हाइट पर बॉल ऊपर जाते हुए भी है और बॉल नीचे आते हुए भी है। फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम्स इन विच इट इज एट हाइट h/3 व्हाइल गोइंग अप एंड कमिंग डाउन रेस्पेक्टिवली। ऊपर जाते हुए इस हाइट पर कितने टाइम बाद है, फिर जब वो नीचे आ रही है तो कितने टाइम बाद है, दोनों टाइम का रेशियो चाहिए। तो h/3 का डिस्प्लेसमेंट है, चाहे ऊपर जा रही हो चाहे नीचे आ रही हो, डिस्प्लेसमेंट h/3 है। मैंने इक्वेशन लिया s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट हो गया h/3 ut, ठीक है, माइनस का 5t स्क्वायर, राइट। अब u की जगह में पुट कर सकता हूं h/3 इक्वल्स टू √2gh t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है। आगे काम संभाल लेना बेटा, बता रहा हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। t का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, धनाचार्य जी से सॉल्व करोगे तो धनाचार्य जी के में x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसमें a b c ये वैल्यूज पुट करके आप कैलकुलेट करोगे t, एक बार प्लस वाला ले लोगे एक बार माइनस वाला ले लोगे, तो एक टाइम आ जाएगा प्लस वाला लेकर के और एक टाइम आ जाएगा माइनस वाला लेकर के, दोनों। अब उनमें से जो कम वाला टाइम हो वो ऊपर जाते हुए वाला टाइम है और जो ज्यादा वाला टाइम हो वो नीचे आते हुए टाइम है। दोनों का रेशियो ले लेना, आंसर मिल जाए। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़े। वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम ए नोजल ऑफ शावर ऑन टू द फ्लोर, ठीक है। From a height of 9.8 meter, the drops fall at a regular interval of time. When the first drop strikes the floor, at that instant, the third drop begins to fall. कितनी अच्छी बात है। एक पर्टिकुलर हाइट दी हुई है, यहां पर वाटर टैप लगा हुआ है और ये हाइट है 9.8 मीटर। पानी की बूंदें गिर रही हैं एक रेगुलर इंटरवल में, टप टप टप। The drops fall at a regular interval of time when the first drop strikes the floor. ये ऐसे ड्रॉप्स गिर रही हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब पहली ड्रॉप यहां टकरा रही है तो यहां से थर्ड ड्रॉप गिरने वाली है, मतलब सेकंड ड्रॉप हवा में है। द थर्ड ड्रॉप बिगिंस टू फॉल, लोकेट द पोजीशन ऑफ द सेकंड ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द फ्लोर। ये हाइट कैलकुलेट करनी है बेटा कि उस टाइम में सेकंड ड्रॉप ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में यह कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में गिर रही है, मतलब फर्स्ट ड्रॉप गिरने के टी टाइम बाद अगर सेकंड ड्रॉप गिरती है तो उसके टी टाइम बाद थर्ड ड्रॉप, उस टाइम इंटरवल को ही पकड़ेंगे। यहां से फर्स्ट ड्रॉप गिरी t इक्वल टू 0 पर, उसके टी टाइम के बाद में सेकंड ड्रॉप गिरी, उसके टी टाइम के बाद में थर्ड ड्रॉप गिरने वाली है, उस इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ड्रॉप को गिरे हुए t प्लस टी 2t टाइम हो गया। इसका मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में जो फर्स्ट ड्रॉप ने टाइम लिया है वो 2t लिया है। t इज द टाइम इंटरवल, सक्सेसिव टाइम इंटरवल, राइट। सो अगर मैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फर्स्ट ड्रॉप के लिए अप्लाई करूंगा तो ये हो गया 9.8, माइनस का ले लो 0 माइनस का 5, टाइम हो गया 2t, ठीक है। तो ये 4.9 ले लेता हूं राउंड फिगर में, 9.8 लेकर के, तो माइनस का 9.8 माइनस का 4.9 2t स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो 2 इक्वल्स टू 4t स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। चलो जी, सेकंड ड्रॉप की अगर बात करें तो सेकंड ड्रॉप को छोड़े हुए और गिरे हुए कितना टाइम हुआ है, t टाइम हुआ है। तो यहां से यहां तक का जो टाइम है वो टाइम इक्वल्स टू t है। तो सेकंड ड्रॉप के लिए अगर मैं इसको अप्लाई करूं तो ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेता हूं, u की वैल्यू 0, ठीक है, 1/2, ये 9.8 और t स्क्वायर की जगह 1/2 आ गया क्योंकि उसके लिए टाइम t है। ये कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, ये डिस्टेंस आ गया। आगे कहानी आप समझ रहे हैं। तो t टाइम में सेकंड ड्रॉप ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, 9.8 में से मैं उसको माइनस कर दूंगा, आ जाएगा मेरा आंसर, यस और नो। तो उसको माइनस करने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with a velocity of 19.6 meter per second from the top of a tower. The ball strikes the ground after 6 seconds.
द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द बॉल कैन राइज विल बी k/5, वैल्यू ऑफ k क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टावर के टॉप से हमने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका और वो ऐसे गिर रही है वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकेंड। द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 6 सेकेंड, t = 0 पर फेंका और यहां पहुंची 6 सेकेंड बाद। द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द बॉल कैन राइज विल बी, ग्राउंड से वो कितनी हाइट तक गई, तो ये हाइट कैलकुलेट कर लूं और ये भी कैलकुलेट कर लूं, तो टोटल हाइट कैलकुलेट हो जाएगी। 19.6 मीटर पर सेकंड फेंका, तो यहां से यहां तक के लिए अगर मुझे ये हाइट अगर मैं h1 लेकर के चलूं तो h1 के लिए मैं u² / 2g अप्लाई कर सकता हूं। तो u² का मतलब हो गया 19.6 × 19.6 अपॉन में 2 × 9.8, ये 2 आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो 19.6 मीटर तो ये वाली हाइट आ गई बेटा। अब मुझे ये और कैलकुलेट करना है, तो 6 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट ही तो है 6 सेकंड का, यहां से लेकर के यहां तक। तो उसके लिए मैंने s = ut + ½ at² लगा दिया। u की वैल्यू 19.6, टाइम की वैल्यू ले लिए 6 सेकंड, ठीक है, -1/2 × 9.8 और 6 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ग्राउंड से मैक्सिमम कितनी हाइट आएगी, ये प्लस ये कर देंगे, वो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द बॉल कैन राइज, वो जो हमने कैलकुलेट किया उसको k/5 के इक्वल कर देंगे, इक्वल करने के बाद में k की वैल्यू आ जाएगी। इतने हिंट से इतने मतलब इतना काम करने से काम चलेगा ना। कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं बस, इस क्वेश्चन में भी और पीछे के कुछ क्वेश्चंस में भी कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके लिए छोड़ा, वो काम आप करके देख लेना, ठीक है। ये ग्रेविटी की वैरायटीज ले ली, ऑलमोस्ट वैरायटी, मतलब इन सारे क्वेश्चन से अगर आप गो थ्रू हो गए ना बेटा, इन सारे क्वेश्चंस में प्रोसेस को आपने समझ लिया। क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर मेरा कभी फोकस नहीं होता, आंसर में मेरा कभी कोई इंटरेस्ट नहीं होता, क्वेश्चन के अप्रोच में हमेशा इंटरेस्ट होना चाहिए। आपने अगर ये समझ लिया कि कैसी कैसी वैरायटीज बन रही है और उन वैरायटीज में क्या क्या अप्रोच लगाई जा रही है, कैसे कैसे उन चीजों को सॉल्व किया जा रहा है, ये बात अगर मेरे वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हो गई तो समझ लेना मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। तो प्रोसेस समझ लेना है, और फिर भी कहीं कोई डाउट अगर रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप डालना, देखेंगे फिर जो भी प्रॉब्लम आती है सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। आगे बात आती है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का सिंपल सा मतलब होता है एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी, ठीक है। दो बॉडी मूव कर रही है तो एक बॉडी को ऑब्जर्वर बना करके उसके रेस्पेक्ट में दूसरे की कितनी वेलोसिटी दिखाई दे रही है, या उसको उसकी वेलोसिटी कितनी अपीयर हो रही है, उसी को हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। तो देयर इज नथिंग इन एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। अब ये रेस्ट और मोशन सब ऑब्जर्वर का खेल है, ना तो हम ये कह सकते हैं कि बॉडी रेस्ट में ही है, बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है, ठीक है। रिलेटिव मोशन मींस द मोशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। नाउ इफ and our velocity of two bodies relative to earth, the velocity of b relative to a। हम जनरली जो वेलोसिटी लिखते हैं ना, जैसे अभी भी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, ये जितनी भी वेलोसिटी जनरली हम लिखते हैं विदाउट एनी रेफरेंस जो बात करते हैं, वो सारी की सारी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होती है, अंडरस्टूड है, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू रिलेटिव टू a अगर चाहिए तो vba वेक्टर इक्वल्स टू vb वेक्टर माइनस va वेक्टर। ऐसे ही मैं vab वेक्टर लिख सकता हूं, va वेक्टर माइनस vb वेक्टर। मतलब मुझे a की b के रेस्पेक्ट में चाहिए तो मैं ये करूंगा, b की a के रेस्पेक्ट में चाहिए तो ये करूंगा। मैंने सीधा सा फंडा इसका याद रखने क्या बना रखा, क्योंकि इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि किस में से किसको माइनस करना है। फंडा सीधा सा, जिसके रेस्पेक्ट में चाहिए, जिसके रेस्पेक्ट में चाहिए वो ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को हमेशा बाद में रखना। जैसे b की a के रेस्पेक्ट में चाहिए तो a ऑब्जर्वर है, a की वेलोसिटी को बाद में रख। a की b के रेस्पेक्ट में चाहिए तो b ऑब्जर्वर है, तो b की वेलोसिटी को बाद में रख, ठीक है। अब इसमें अगर सेम डायरेक्शन वाला खेल होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी a की b के रेस्पेक्ट में या b की a के रेस्पेक्ट में वो आती है vb माइनस va, या फिर आती है va माइनस vb। ध्यान रखना है, अगर सेम डायरेक्शन में होती है तो मैग्नीट्यूड का डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में होने पर जो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो दोनों के मैग्नीट्यूड का प्लस हो जाता है, और 90 डिग्री पर तो हम जानते ही हैं पाइथागोरस वाली कहानी हो जाती है। तो 90 डिग्री पर अगर बात करेंगे तो va² प्लस vb² अंडर द रूट आ जाएगा, ठीक है।
ध्यान रखना सेम डायरेक्शन में डिफरेंस लेना है, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस करना है, 90 डिग्री पर कहानी क्लियर है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या कहानी है। क्वेश्चन है इसके, क्वेश्चन क्या कहता है, अ पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन बना लेते हैं, ट्रेन बना ली है, कितना लेंथ लिया भाई, 60 मीटर का लेंथ लिया, और वो उसका स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अनदर फ्रेट ट्रेन ऑफ लेंथ 120 मीटर ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरी ट्रेन और बनाओ, ये दूसरी ट्रेन बनाई, इसकी लेंथ 120 मीटर है। ठीक है, और इसकी स्पीड अभी कौन सा डायरेक्शन है नहीं पता, मैंने 30 किलोमीटर पर आवर लिख दिया है। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू कंप्लीटली क्रॉस द फ्री ट्रेन, मतलब ये ट्रेन ए, ये ट्रेन बी, ए बी को क्रॉस करेगी कितने टाइम में, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है तो फर्स्ट केस, सेम डायरेक्शन में चल रही तो पहले फर्स्ट केस पर ही बात कर लेते हैं। सेम डायरेक्शन में चल रही तो कितने टाइम में क्रॉस करेगी। अब रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है वो समझ लेना इस क्वेश्चन के थ्रू। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप जब दोनों चीजें मूविंग हो, किसी एक ही वेलोसिटी को जीरो करके दूसरी की वेलोसिटी को रिलेटिव के बराबर कर दो। जैसे मैं इसकी वेलोसिटी को अगर जीरो मान लूं तो इसकी वेलोसिटी को रिलेटिव वेलोसिटी के बराबर ले लूं, और रिलेटिव वेलोसिटी में अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो मुझे दोनों का डिफरेंस लेना है, तो मैं इसकी स्पीड को 50 किलोमीटर पर आवर ले लेता हूं यार। ठीक है, फॉर टाइम बीइंग अब क्वेश्चन ये बन गया कि 120 मीटर की ट्रेन खड़ी हुई है, रेस्ट में है, और यहां से 60 मीटर की एक ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। कितने टाइम में इसको क्रॉस करेगी, क्रॉस करने के बाद में ट्रेन की ये पोजीशन हो जाएगी। तो यहां से यहां तक देख लो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस, ये यहां से यहां तक देख लो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये 60 प्लस 120, सो डिस्टेंस कवर्ड इज 180 मीटर, राइट, एंड द स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। यहां से टाइम t1 कैलकुलेट होगा, जो भी है स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कर देंगे। अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी बात ये कह रहे होंगे, इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में खेल क्या हो जाएगा कि अपोजिट डायरेक्शन में फिर एक की वेलोसिटी को जीरो करके रिलेटिव के बराबर करूंगा। अब अपोजिट डायरेक्शन में तो वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी, तो अब मैं डिस्टेंस तो उतना ही लूंगा 180, लेकिन अब जो स्पीड है वो 80 प्लस 30 मतलब 110 किलोमीटर पर आवर। यहां से दूसरा टाइम कैलकुलेट करूंगा। बात क्लियर है, दोनों का रेशियो निकाल लूंगा, खत्म बात। रेशियो तो पूछा है, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन, तो बस रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे अप्लाई कर दो। सेम डायरेक्शन में तो दिस माइनस दिस, अपोजिट डायरेक्शन में तो दिस प्लस दिस, बाकी सीधा सा फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स टू वेलोसिटी। इसमें एक वैरायटी और बनती है जो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ये वैरायटी, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना है। ये रिलेटिव वेलोसिटी की एक इंपॉर्टेंट टाइप है। A girl standing on a road holds her umbrella at 45 degree with the vertical to keep the rain away. इसमें जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना वैसे वैसे अपन ड्रॉ कर लेते हैं। वर्टिकल से रेन इधर आ रही होगी, क्यों आ रही होगी, क्योंकि उसने जो अम्ब्रेला पकड़ा वो अम्ब्रेला ऐसे पकड़ा है 45 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे, तो उसने वर्टिकल से 45 डिग्री के एंगल पर ये छाता पकड़ा। ठीक है, एक बच्ची यहां पर खड़ी हुई है, अ गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, इफ शी स्टार्ट्स रनिंग विदाउट अम्ब्रेला विद अ स्पीड ऑफ 15√2 किलोमीटर पर आवर, फिर उसने 15√2 किलोमीटर, अभी डायरेक्शन मालूम नहीं है मुझे, बात करेंगे, इतनी स्पीड से उसने भागना शुरू किया। द रेन ड्रॉप्स हिट हर हेड वर्टिकली, जब वो इतनी स्पीड से भागती है तो जो बारिश पहले टेढ़ी आ रही थी, ऐसे आ रही थी 45 डिग्री के एंगल पर, अब वो ये कहती है कि आकर के मेरे सिर से टकरा रही है वर्टिकली। अब उसको बारिश ऐसे टकराती हुई दिख रही है क्योंकि वो भाग रही है। द रेन ड्रॉप्स हिट हर हेड वर्टिकली, द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप्स विद रेस्पेक्ट टू द मूविंग गर्ल। तो भागती हुई लड़की के रेस्पेक्ट में बारिश की जो बूंद है, जो ड्रॉप्स हैं, उनकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। पहले केस को लो बेटा, दो अलग अलग बातें करते हैं। पहले बारिश ऐसे गिर रही है और ये यहाँ खड़ी है, इसका मतलब दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन एक्चुअली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसको मैंने कह दिया VR। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो ऐसे, मुझे नहीं पता कितनी वैल्यू है। ठीक है,
और इस रेन की वेलोसिटी जो है उसके दो कंपोनेंट, अभी कंपोनेंट क्यों लिए वो बात करूंगा मैं अभी। रेन की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, रेन की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। अब यहां से वो लड़की या तो इस डायरेक्शन में भाग रही है, इस डायरेक्शन में भाग रही है, वो इस तरह से भाग रही है कि जो उसको अपीयर हो रही है वेलोसिटी, मतलब उसके लिए जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है। अब मुझे रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में चाहिए, तो यहां पर हम एक बहुत सिंपल सा और स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हैं कि अगर मुझे रिलेटिव वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में चाहिए तो मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी को जीरो करूं। ये ध्यान रखना बेटा, ऐसे क्वेश्चंस में मैं मेंशन भी कर देता हूं इस चीज को, रिलेटिव वेलोसिटी। आप चाहो तो इसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिलेटिव वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। मेक रिलेटिव वेलोसिटी जीरो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो कर दो। मैं इसको और सिंपल तरीके से कहता हूं कि मुझे जिस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए मैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो बना दूं। तो मुझे इधर रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए तो इधर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो बना दूं। इसका मतलब लड़की इधर भागनी चाहिए। क्यों भागनी चाहिए? क्योंकि जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तभी तो दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस लेंगे रिलेटिव के लिए, और जब डिफरेंस लेंगे तभी तो जीरो आ सकता है। तो लड़की अगर इस डायरेक्शन में जाएगी और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इधर आएगा और ये दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो बन जाएगी क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो लड़की की इधर वेलोसिटी कितनी आएगी? वो 15√2 किलोमीटर पर आवर से भाग रही है। पूछा क्या गया है? द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग गर्ल, ठीक है। तो वो इधर की तरफ भाग रही है, तो इधर की तरफ वेलोसिटी का मतलब रेन की जो वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होना चाहिए? 15√2 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रेन वेलोसिटी का इधर चाहिए, यस और नो। अब काम बड़ा सिंपल हो गया। अब अगर मैं रेन के लिए बात करूं तो दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 15√2, बात करूं तो ये एंगल 45 डिग्री, ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा? 45 डिग्री है, तो ये वाला कंपोनेंट भी 50√2 किलोमीटर पर आवर। हमने कहा जी इधर तो रिलेटिव वेलोसिटी हमने जीरो कर दी और रिलेटिव वेलोसिटी इधर है, तो जो ये वेलोसिटी होगी वही रिलेटिव वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में। तो 15√2 आ गया, इसको हम 30/√2 भी लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये जो चीज है इस क्वेश्चन के थ्रू मैं ये चीज समझाना चाह रहा था कि वर्टिकल डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए तो हॉरिजॉन्टल में जीरो कर दो, एक्स के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए तो वाई के अलोंग जीरो कर दो, वाई के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए तो एक्स के अलोंग जीरो कर दो। इसको ध्यान रखना और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए इस चीज को अप्लाई करना, थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है बेटा, ये कहानी क्लियर हुई। तो रिलेटिव वेलोसिटी में भी जनरली ये वैरायटी दो बनती है जो अपन ने डिस्कस कर ली, ठीक है। अब ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये जो 1D मोशन है इसमें सारी थ्योरी और उनसे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे टॉपिक्स के थ्रू अपन ने कवर कर लिए हैं, और साथ ही साथ में उनके क्वेश्चंस भी देख लिए अपन ने, ठीक है। सो ट्राई किया है मैंने कि ये सारी की सारी चीजें आपकी कवर हो जाए और एक ग्लांस में सारा का सारा आपका चैप्टर रिवाइज हो जाए। आप कमेंट करके बताना कितना फायदा हुआ इस वीडियो से, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे की बात करेंगे। ओके, देखना कहीं कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालना, कोई प्रॉब्लम होगी आई विल सॉल्व इट। ओके।